हेलो बच्चों, मैं सेल्फ सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल MKS ट्यूटोरियल्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का आज ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए आइए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नोटबुक्स पर हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो इलेक्ट्रिक है इसका क्या मतलब है, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, और फील्ड का क्या मतलब है, रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम चार्ज के अराउंड कोई रीजन होता होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहां पर हमारे पास एक Q चार्ज है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया है, हमने एक्चुअली ये कहा कि इस Q चार्ज के अराउंड एक स्पेशल रीजन होता होगा। ठीक है, इस रीजन में अगर मैं एक और दूसरा चार्ज ले आता हूं, लेट अस से ये दूसरा चार्ज कुछ r डिस्टेंस पर है, तो ये जो चार्ज है ये इस रीजन में आने के बाद कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस तरीके के रीजन को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कोई हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो हम उसको ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज के अराउंड एक स्पेशल रीजन होता है जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आते हैं तो उस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगता है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए लिखो, मैं डेफिनेशन इसकी लिखवा देता हूं। डेफिनेशन में लिखो, it is the region of influence, it is the region of influence around a charged particle, it is the region of influence around a charged particle in which another charge experiences force of Coulombic interaction, in which another charge experiences force of Coulombic interaction। ठीक है, तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के अराउंड एक रीजन है जिस रीजन में अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आ जाओगे तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, तो ऐसे रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, अब यहीं पर हम लोग एक टर्म और डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक रीजन है, ठीक है ना, इसको इमेजिन करो एक 3D रीजन है हमारे पास, और इस तरीके के रीजन में हमारे पास एक पॉइंट है एंड मैंने इस पॉइंट का नाम P रख दिया। अब ये जो P पॉइंट है इसके सराउंडिंग में कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे से कई सारे चार्जेस हैं इस P पॉइंट के अराउंड। ठीक है, अब इस P पॉइंट पर इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी उसे हमने ऐसे डिफाइन किया है। हमने कहा कि इस P पॉइंट पर एक 1 कूलम का चार्ज रख दो और उस 1 कूलम के चार्ज पर ये सराउंडिंग में जितने और बाकी सारे चार्जेस मौजूद हैं उनकी वजह से जो भी कुल मिलाकर के नेट फोर्स लग रहा होगा वही इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। ठीक है बात, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इस P पॉइंट पर इन सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको हमने ऐसे डिफाइन किया कि इस P पॉइंट पर आप एक 1 कूलम का चार्ज रख दो और उस 1 कूलम के चार्ज पर इन सभी चार्जेस की वजह से जितना नेट फोर्स लग रहा होगा वही इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। दैट इज हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। लेकिन
अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर सराउंडिंग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो इट इज़ नॉट वाइज कि मैं यहां पर एक 1 कूलॉम का चार्ज रख के उस पर फोर्स कैलकुलेट करूं। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो 1 कूलॉम का चार्ज है वो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है और होगा ये कि वो 1 कूलॉम का चार्ज अपने इर्द गिर्द जितने भी चार्जेस मौजूद हैं उन पर बहुत ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगा देगा और उनको उनकी लोकेशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो P पॉइंट पर जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? अब अगर मुझे P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो फिर मैं क्या करूं? तो यहां पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर 1 कूलॉम का चार्ज नहीं रखते, हम यहां पर एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। हमने यहां पर एक बहुत छोटा सा चार्ज रख दिया Q0। ये Q0 बहुत छोटा है। मैं Q0 को बहुत छोटा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर ये Q0 बहुत छोटा होगा तो इस Q0 की वजह से इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी तो बहुत कम होगा। तो हम मान सकते हैं कि वो केपेबल नहीं होगा इन चार्जेस को अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस कर पाने में। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने चार्ज चूज करा है इसको हम लोग फिजिक्स की टर्म्स में बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग। अच्छा, नाउ लेट अस से इस टेस्ट चार्ज पर इन बाकी के सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू F होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते थे? हम कह सकते थे कि इस Q0 चार्ज पर जो फोर्स लगा वो F था। तो अगर यूनिट चार्ज होता तो उस पर जो फोर्स लगता वो कितना हो जाता? F अपॉन Q0। सिंपल यूनिटरी लॉ। यही चीज़ क्या हो जानी चाहिए? ये जो फोर्स है वो किस पर लगा है? यूनिट चार्ज पर, मतलब 1 कूलॉम के चार्ज पर। और इस 1 कूलॉम के ही चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम लोगों ने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया? हम लोगों ने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया और उस टेस्ट चार्ज पर हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया और फिर उसी फोर्स को हमने इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो हमको इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल गई। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलो आओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना सारा नोट कर लो, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लिया है? अच्छा, तो अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point P, electric field strength at a point P due to the surrounding charges, electric field strength at a point P due to the surrounding charges is defined as the force experienced by a unit positive charge is defined as the force experienced by the unit positive charge placed at that point. Is defined as the force experienced by the unit positive charge placed at that point. ठीक है, आगे लिखो। Electric field strength is a vector quantity. Electric field strength is a vector quantity and its direction is same as the direction of force, and its direction is same as the direction of force experienced by the positive charge, and its direction is same as the direction of force experienced by the positive charge, and its units of measurement are Newton per Coulomb, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, हम लोगों ने देखो इस चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला, न्यूमरेटर में फोर्स लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में चार्ज लिखा हुआ है, इसीलिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो गई, न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलॉम, तो इसलिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गई हमारी न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, अच्छा अब देखो यहीं पर तुम लोगों को एक बात और समझनी होगी। जैसे सपोज एक और पॉइंट मैं चूज कर लेता हूं ए, और मैंने माना कि ये जो ए पॉइंट है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, तो अगर मैं यहां पर एक क्यू चार्ज रख देता हूं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो थोड़ा सा सोचो। देखो हम लोगों ने क्या कहा था, अगर मैं कह रहा हूं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है तो इसका मतलब ये हुआ ना 1 कूलम के चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो ई है, तो अगर 1 कूलम के चार्ज पर ई फोर्स लग रहा होगा तो क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा, क्यू इंटू ई। ठीक है, अब आगे से हम ध्यान रखेंगे, अब आगे से हम लोग ये कहेंगे कि अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है तो वहां पर अगर मैं कुछ भी क्यू चार्ज रख देता हूं तो उस क्यू चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमेशा कितना होगा, क्यू ई। ठीक है, एकदम क्लियर है। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और बात है, अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की ही डायरेक्शन वाली होगी, लेकिन अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव होता तो इस पर जो फोर्स लग रहा होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लग रहा होता। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। ठीक है, चलो अब इसी पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं हम लोग। तो देखो हमें क्वेश्चन गिवन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m having charge q is connected to a spring as shown in the figure. The whole setup is kept in a region consisting of uniform electric field. Then calculate the compression in the spring when the block is in equilibrium. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों को डायग्राम शो किया हुआ है और हमें ये बताया हुआ है कि इस वक्त ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में है, तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। हाँ भाई, पॉज करके ट्राई कर लिया। ठीक है, तो आई बिलीव पॉज करके सॉल्व कर चुके हो, तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। चलो आओ देखें। देखो तो यहां पर हम लोगों को क्या करना था, अब भाई हमको पता हुआ है ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक को मैंने आइसोलेट कर लिया। अब एक एक करके इस ब्लॉक पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला तो भाई अर्थ इसे mg से अपनी तरफ पुल कर रही होगी, तो एक तो इसके ऊपर mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा अब भाई ये स्प्रिंग, जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा तो ये स्प्रिंग भी तो दबी हुई होगी, तो ये स्प्रिंग इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ kx फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, तो एक तो अर्थ इस पर mg नीचे लगा रही है और स्प्रिंग इसके ऊपर kx ऊपर को लगा रही है। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इस ब्लॉक पर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस ब्लॉक पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। तो इसका मतलब इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा होगा, QE डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब जितना टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते थे, mg प्लस QE इज इक्वल टू kx। ठीक है, तो हमें x ही तो पता करना था, तो x कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई mg प्लस QE डिवाइडेड बाई k। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होता तो स्प्रिंग में इतना कंप्रेशन होता। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, अ सिंपल पेंडुलम विद अ बॉब ऑफ मास m एंड चार्ज q
is kept in a region consisting of uniform horizontal electric field. If the bob is in equilibrium, then calculate the angle made by the thread with the vertical. अच्छा, यहाँ पर एक ये सिंपल पेंडुलम है, इसको हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखा हुआ है, और जब ये पेंडुलम इक्विलिब्रियम में होगा तो हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि जो थ्रेड है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है. ठीक है, तो एक बार इसको तुम लोग खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ. हाँ भाई, सो 1 2 3 4 पॉज करके ट्राई कर लिया. चलो आओ देखें. देखो यहाँ पर हम लोग एक काम ये कर सकते थे, हम लोग इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. हम लोग चेक करते हैं कि इस बॉब पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. तो देखो, सबसे पहले तो अर्थ इसे mg से डाउनवर्ड पुल कर रही होगी. ये बॉब जिस थ्रेड से कनेक्टेड है वो थ्रेड इसके ऊपर टी टेंशन अपनी डायरेक्शन में लगा रही होगी. ठीक है. अच्छा, इस टेंशन के अगर हम कंपोनेंट्स कर दें तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है इसको हमने बोल दिया टी वाई, और हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को हमने बोल दिया टी एक्स. अब इस बॉब के ऊपर क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इस बॉब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स भी लग रहा होगा. ठीक है. अच्छा, यही सारे फोर्सेस हैं जो इस बॉब के ऊपर लग रहे होंगे. ठीक है, तो मैंने सारे के सारे फोर्सेस शो कर दिए डायग्राम में. अच्छा, अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई कैन से, ये जो टी वाई है ये टी वाई कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये जो टी एक्स है ये टी एक्स कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा. ठीक है. अब अगर ये बॉब इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए. तो मैं क्या कह सकता था, अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करूं तो मैं कह सकता था टी कॉस थीटा जो है वो बराबर हो जाना चाहिए एम जी के. इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. और अब अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में बात करें तो एक्स डायरेक्शन में टी साइन थीटा जो है वो बराबर हो जाना चाहिए क्यू ई के. इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, अब क्वेश्चन में हम लोगों को ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए बोला था, तो एक काम हम लोग ये करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से. देखो क्या बेनिफिट हुआ इससे, ये टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी टी तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, टैन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी. तो ये क्या हो गया, क्यू ई अपॉन एम जी. तो टैन थीटा की वैल्यू आ गई क्यू ई अपॉन एम जी. तो मैं क्या लिख सकता था, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ क्यू ई अपॉन एम जी. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है. आई होप बात क्लियर है एकदम. चलो तो पॉज करके इसको भी नोट कर लो. चलो आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज केप्ट इन अ रीजन consisting of uniform horizontal electric field. The block is released when the spring is elongated by a distance x. Then calculate the acceleration of the block just after the release. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का डायग्राम हम लोगों को गिवन है, और स्प्रिंग इस बार शुरुआत से ही x डिस्टेंस elongated है, और उस केस में हम ब्लॉक को रिलीज कर देते हैं. तो जस्ट रिलीज करने के बाद ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा ये हमको फाइंड करना है. ठीक है. चलो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसका आंसर निकाल करके बताओ. चलो जल्दी से. हाँ भाई, पॉज करके कर लिया सॉल्व. चलो ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूं. तो देखो हमेशा की तरह सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक को आइसोलेट कर लेंगे. हाँ ठीक है. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक एक करके सारे के सारे फोर्सेस इस पर हम लोग शो करना शुरू करते हैं. तो देखो सबसे पहले तो ये जिस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है वो स्प्रिंग शुरुआत से इलोंगेटेड है, तो स्प्रिंग इसको पुल करेगी, तो राइट साइड में इसके ऊपर एक kx फोर्स लगाएगी. ठीक है, ये तो स्प्रिंग की वजह से फोर्स हो गया. दूसरा, इस ब्लॉक के ऊपर q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, QE. तो
इस ब्लॉक की अगर बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर यही दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये जो ब्लॉक है लेट अस से कुछ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लिखूं तो मैं कह सकता हूं नेट फोर्स बराबर हो जाना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं क्या कह सकता था, QE प्लस KX बराबर हो जाना चाहिए MA के। मतलब कि A की कितनी वैल्यू हो गई, A इज इक्वल टू QE प्लस KX अपॉन M। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बस इतना सा काम करना था। तो ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ जाएगी जैसे ही हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे। ठीक है, चलो तो पॉज करके ये भी नोट कर लो। चलो आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, अ ब्लॉक इज केप्ट इन एन एलिवेटर consisting of a downward pointing electric field as shown. The elevator is going upwards with an acceleration of g by 2. Then calculate the reading of the weighing scale. Okay. तो क्वेश्चन में हम लोगों को ये बताया हुआ कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर में एक वेइंग स्केल लगा हुआ है और उस वेइंग स्केल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और चार्ज q है, और एलिवेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसका मैग्नीट्यूड 3mg/2q है। परफेक्ट। और ये जो एलिवेटर है ये g/2 एक्सेलरेशन से अपवर्ड एक्सेलरेटेड है। और क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये जो वेइंग मशीन है वो कितनी रीडिंग शो कर रही होगी। जैसे ब्लॉक का एक्चुअल मास तो m है, लेकिन जो वेइंग स्केल की रीडिंग होगी क्या वो भी m होगी या उससे ज्यादा होगी या कम होगी, ये हमको पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पहले एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से पॉज करके सॉल्व करो। हाँ भाई, तो पॉज करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो फिर अब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। तो देखो, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस ब्लॉक को जो है इस सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं जल्दी से। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में मुझे कौन कौन से फोर्सेस दिखाई देंगे। एक तो अर्थ इस ब्लॉक को mg से डाउनवर्ड्स पुल करेगी। ठीक है, और ये ब्लॉक जिस रीजन में रखा हो उस रीजन में डाउनवर्ड पॉइंट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में QE फोर्स भी लग रहा होगा। और ये ब्लॉक वेइंग मशीन की सरफेस पर रखा हुआ है, तो वेइंग मशीन की सरफेस भी इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। और इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंस में ये ब्लॉक अपवर्ड एक्सेलरेटेड होगा विद एन एक्सेलरेशन g/2। ठीक है भाई, अगर लिफ्ट अगर g/2 से एक्सेलरेटेड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ब्लॉक भी तो लिफ्ट में रखा हुआ है, तो ब्लॉक भी g/2 से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, ये तो सारी बात हुई ब्लॉक की। अब अगर हम यहां पर वेइंग मशीन की बात करें, तो वो वेइंग मशीन ही तो है जिसने ब्लॉक के ऊपर ये n नॉर्मल फोर्स लगाया। तो क्या ब्लॉक चुपचाप बैठा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए ब्लॉक भी इतना ही नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, अच्छा, और हमने सीखा था वेइंग मशीन की रीडिंग हम लोग कैसे निकालते थे। हम लोग कहते थे वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो होती है वेइंग मशीन पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय g। तो यहां पर वेइंग मशीन पर जो फोर्स लग रहा है वो तो n है ना। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब अगर मुझे वेइंग मशीन की रीडिंग पता करनी है तो ऑल इन ऑल मुझे इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पता करनी है। तो चलो अब फिर शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इस ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उसी डायरेक्शन में हम लोग नेट फोर्स लिखते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, n माइनस mg माइनस QE इज इक्वल टू m इंटू a। यहां पर कितना है, g/2। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो QE है, ये QE की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए। देखो E हमको पता है 3mg/2q, ब्लॉक के ऊपर चार्ज है q, तो इसका मतलब QE कितना हो गया, 3mg/2। तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता था, n इज इक्वल टू mg/2 प्लस mg प्लस 3mg/2। तो अगर मैं इस सबको सॉल्व कर लूं तो आई कैन राइट n इज इक्वल टू 3mg। अच्छा,
तो इसका मतलब ये वेइंग स्केल और ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगा रहे थे उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 3 mg थी, और हमें पता है वेइंग स्केल की जो रीडिंग होती है वो उस पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय जी होती है। तो इसका मतलब वेइंग स्केल जो भी रीडिंग शो कर रहा होगा, लेट अस से वो m डैश होगी, तो वो क्या हो जाना चाहिए, उस पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय जी। तो मैं क्या कह सकता था, m डैश इज इक्वल टू 3mg डिवाइडेड बाय जी। तो g और g तो कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ गया, m डैश इज इक्वल टू 3m। दिस इज द फाइनल आंसर। वेइंग स्केल जो रीडिंग शो करेगा उसकी वैल्यू 3m होगी। ठीक है, आई होप बात एकदम समझ में आ गई। चलो, बात अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग सीखेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब नोटबुक पे हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो यहां क्या है, हमको एक पॉइंट चार्ज गिवन है Q, और इसकी वजह से R डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। लेट अस से उस पॉइंट का नाम P है। अब इस P पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं। तो इस टेस्ट चार्ज Q0 पर इस कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स लगेगा, लेट से दैट इज F। तो ये जो फोर्स है F, इसकी क्या वैल्यू हो जानी चाहिए, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ। ठीक है, अच्छा, ये टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लिया मैंने। तो अगर इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट, सिंपल यूनिटरी लॉ। और जरा याद करो, मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होती है किसी चार्ज की वजह से, तो हमने उसको कैसे डिफाइन करा था, हमने कहा था कि उसी पॉइंट पर अगर कोई 1 कूलम का चार्ज रखा होगा तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये जो F बाई क्यू नॉट लिखा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से। तो इसका मतलब जो क्यू चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखेंगे E, वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे से जब भी हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखनी होगी तो सिंपली हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग आगे से याद रखेंगे। तो पॉज करके इसको नोट कर लो। चलो, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन ईच केस। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों को दिया हुआ है, दो चार्जेस हैं Q और 4Q, और ये P पॉइंट दिया हुआ है। इस P पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो क्या रूल है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है, चार्जेस की नंबरिंग कर देंगे। तो ये Q चार्ज को हमने बोल दिया चार्ज नंबर 1, और ये 4Q चार्ज को हमने कह दिया चार्ज नंबर 2। अब ये चार्ज नंबर 1 की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, लेट अस से वो E1 है, और चार्ज नंबर 2 की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेट अस से वो E2 है। तो E1 जो है वो कितना हो जाएगा, तो चार्ज नंबर 1 का मैग्नीट्यूड है Q और इसकी P पॉइंट से डिस्टेंस है 2R। तो E1 कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 2R का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 4R स्क्वायर। ये तो बात हो गई E1 की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट E2, तो E2 कितना हो जाएगा, तो E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज नंबर 2 की वजह से। चार्ज नंबर 2 का मैग्नीट्यूड है 4Q और इसकी डिस्टेंस है R P पॉइंट से। तो E2 कितना हो जाएगा, के 4Q अपॉन आर स्क्वायर।
तो ये हमने E1 और E2 दोनों कैलकुलेट कर लिए। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। तो इसका मतलब P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1। तो E नेट कितना हो गया, 4kq अपॉन आर स्क्वायर माइनस KQ अपॉन 4r²। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिख सकता था E नेट इज इक्वल टू 15kq अपॉन 4r²। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई। बस इसी अप्रोच को फॉलो करके हम बाकी वाले भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट और केसेस देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोगों को क्या गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दो चार्जेस हैं, दोनों ही Q हैं और इस ट्रायंगल की वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। और अब इन दोनों चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार पहले खुद से ट्राई करना। चलो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। हाँ भाई कर लिया पॉज करके ट्राई। ठीक है, तो फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहला काम देखो, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले तो चार्जेस की नंबरिंग करते थे। तो इसको बोल दिया हमने चार्ज नंबर 1 और ये दूसरे वाले को बोल दिया हमने चार्ज नंबर 2। अब ये जो चार्ज नंबर 1 है इसकी वजह से P पॉइंट पर हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 और चार्ज नंबर 2 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E2। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये E1 और E2 के बीच का भी एंगल कितना हो गया, ये भी 60 डिग्री ही हो गया। ठीक है, अच्छा अब E1 जो है वो कितना हो जाना चाहिए, KQ अपॉन r²। सिमिलरली E2 जो है वो भी कितना हो जाना चाहिए, KQ अपॉन r²। तो E1 और E2 दोनों ही KQ अपॉन r² है, तो मैं कह सकता था E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E बोल दिया मैंने। ठीक है, E1 E2 दोनों ही बराबर है ना, तो मैंने कहा E1 E2 दोनों बराबर हैं तो दोनों E हो गए। तो इसका मतलब P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगी, दो वेक्टर्स 60 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √E² प्लस E² प्लस 2EE cos 60। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, E नेट इज इक्वल टू √3E और E क्या था, KQ अपॉन r²। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, √3KQ अपॉन r²। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, था ना बहुत सिंपल। चलो पॉज करके जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। नाउ इन दिस नेक्स्ट एग्जांपल देयर आर 4 चार्जेस केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार्जेस जो हैं स्क्वायर की वर्टिसेस पे प्लेस्ड है और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड √2r है। ठीक है, और इस P पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इन सभी की वजह से। अब जैसा कि ज्योमेट्रिकली हम लोग देख सकते हैं, हर एक चार्ज की P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो r हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की साइड √2r है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, चार्जेस की नंबरिंग। तो ये हो गया हमारा चार्ज नंबर 1, ये हो गया हमारा चार्ज नंबर 2, ये हो गया चार्ज नंबर 3 और ये हो गया चार्ज नंबर 4। ठीक है, सभी चार्जेस की नंबरिंग कर दी। अब इस P पॉइंट को निकाल करके अलग से एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस P पॉइंट पर हर एक चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना शुरू करते हैं। तो चार्ज नंबर 1 की वजह से अगर मैं बात करूं तो E1 इस तरीके से हो जाएगी, चार्ज नंबर 2 की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो जाएगी, चार्ज नंबर 3 की वजह से इस तरीके से E3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और चार्ज नंबर 4 की वजह से E4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सभी चार्जेस की वजह से अलग अलग से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी, मार्क कर दिए। ठीक है, अब ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो E1 है, E1 कितना हो जाएगा, KQ अपॉन r²।
और जो E2 है वो कितना हो जाएगा, K 3Q अपॉन आर स्क्वायर। जो E3 है वो कितना हो जाएगा, K 2Q अपॉन आर स्क्वायर। और जो E4 है वो कितना हो जाएगा, K 4Q अपॉन आर स्क्वायर। तो E1, E2, E3, E4 चारों अलग अलग चार्जेस की वजह से मैंने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये जो E3 और E1 है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री बना रही हैं। अब E3 वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2KQ अपॉन आर स्क्वायर है और जो E1 है वो KQ अपॉन आर स्क्वायर है। तो बट ऑब्वियसली बात है E3 जो है वो E1 से बड़ा है, तो E3 और E1 की वजह से जो नेट इफेक्ट आ रहा होगा वो इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, E3 माइनस E1। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये E3 माइनस E1 जो है ये कितना हो जाना चाहिए, KQ अपॉन आर स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात है, 2KQ अपॉन आर स्क्वायर माइनस KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना हो गया, KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ E4 और E2 की, तो E4 और E2 में अगर हम देखें तो E4 है 4KQ अपॉन आर स्क्वायर, जबकि E2 है 3KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो E4 और E2 भी डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं और E4 E2 से बड़ा है, तो जो इन दोनों का नेट इफेक्ट है वो E4 की ही डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E4 माइनस E2 आ रही होगी। तो जो E4 माइनस E2 है वो भी कितना हो जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर। भाई 4KQ अपॉन आर स्क्वायर माइनस 3KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो फाइनली क्या बच गया, KQ अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अब जैसा कि आप लोग समझ सकते हो ये दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं और ये दोनों ही वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। E3 माइनस E1 भी KQ अपॉन आर स्क्वायर है और E4 माइनस E2 भी KQ अपॉन आर स्क्वायर है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये रेड वाला एरो। ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं, तो उस केस में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जानी चाहिए, √2KQ अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये तो सिंपली बस वेक्टर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बात एकदम क्लियर है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। तो चलो ठीक है फिर, तो वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।